नमस्कार और हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, हाईवे पे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जब कोई बड़ा सा मोड़ आता है, तो क्या कभी ऐसा लगा है कि गाड़ी मक्खन की तरह घूम गई? कोई झटका नहीं, कोई घबराहट नहीं, या कभी ध्यान दिया है कि मोड़ पर सड़क सीधी सड़क से थोड़ी ज्यादा चौड़ी लगती है? ये कोई जादू नहीं है और न ही कोई इत्तेफाक। इसके पीछे छिपा है वो कमाल का विज्ञान जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। आज हमारे हाथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पर एक बहुत दिलचस्प लेक्चर के कुछ नोट्स लगे हैं और हमारा मिशन है इसमें छिपे राज को खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सड़कें हमारे लिए इतनी आरामदायक और सुरक्षित कैसे बनाई जाती हैं। हम जानेंगे कि मोड़ों पर यह अतिरिक्त चौड़ाई क्यों दी जाती है और ये ट्रांजिशन कर्व नाम की रहस्यमयी चीज क्या है जो झटकों को गायब कर देती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। और ये सफ़र सिर्फ डामर, पत्थर और कंक्रीट का नहीं है, ये इंसान के दिमाग को पढ़ने का सफ़र है। सड़क का हर मोड़, हर ढलान इस तरह से बनाया जाता है कि गाड़ी के फिजिक्स और ड्राइवर की साइकोलॉजी एक दूसरे से बात कर सकें, एक तालमेल बिठा सकें। सबसे हैरान की बात तो ये है कि अच्छी इंजीनियरिंग वो होती है जो आपको महसूस ही ना हो, वो बस चुपचाप पर्दे के पीछे से आपको सुरक्षित रखती है। वाह, मतलब सड़क बनाने वाले इंजीनियर एक तरह से मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। जी, चलिए इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, मोड़ों पर सड़क को अतिरिक्त चौड़ा करने की जरूरत ही क्या है? सीधी सड़क पर तो काम चल ही रहा होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा गाड़ी की बनावट से जुड़ा है और दूसरा ड्राइवर की सोच से। पहले गाड़ी की बात करते हैं। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है उसे एक तकनीकी नाम दिया गया है, ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग सुनने में तो किसी जासूसी फिल्म के शब्द जैसा लग रहा है भी कुछ वैसा ही। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी लंबी बस को एक तंग गली से मोड़ना हो। ड्राइवर आगे के पहियों को तो मोड़ लेता है, लेकिन बस का पिछला हिस्सा गली का कोना काटते हुए फुटपाथ पर चढ़ जाता है ना? हाँ हाँ, ये तो मैंने कई बार देखा है। पीछे वाले पहिए हमेशा एक अलग ही रास्ता लेते हैं। बस हाईवे पर इसी को ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। गाड़ियों में आगे और पीछे के पहिए एक कड़ी धुरी से जुड़े होते हैं। जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो आगे के पहिए एक रास्ते पर मुड़ते हैं, लेकिन पीछे वाले पहिए हूबहू उसी रास्ते को कॉपी नहीं कर पाते हैं। वो थोड़ा अंदर की तरफ से कट लेते हैं। हाँ? अब सोचिए, अगर सड़क सिर्फ एक गाड़ी के लिए ही बनी है और ड्राइवर ने अपने पिछले अंदरूनी पहिए को सड़क के बिल्कुल किनारे पर रखा है, तो मोड़ते समय उसका अगला बाहरी पहिया सड़क से बाहर निकल जाएगा। हो, मतलब गाड़ी सड़क से उतर जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो अतिरिक्त जगह दी जाती है, उसे ही आप गाड़ी की बनावट से जुड़ी वजह बता रही हैं? बिल्कुल सही। इसी को मैकेनिकल वाइडनिंग कहते हैं। ये पूरी तरह से गाड़ी की फिजिक्स पर आधारित है। गाड़ी जितनी लंबी होगी और मोड़ जितना तीखा होगा, ऑफ ट्रैकिंग उतनी ही ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा अतिरिक्त चौड़ाई चाहिए होगी। ठीक है, गाड़ी के बनावट वाली बात तो समझ में आ गई, पर आपने कहा था कि इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो ड्राइवर की सोच से जुड़ा हुआ है। वो क्या है? वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अब आप खुद सोचिए, जब आप किसी 2 लेन वाले मोड़ पर गाड़ी चला रहे होते हैं और सामने से कोई ट्रक आ रहा हो, तो आपकी क्या कोशिश रहती है? मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं उससे जितना हो सके दूर रहूं। मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा और किनारे की तरफ दबा लेता हूं। एक अनजाना सा डर रहता है कि कहीं वो अपनी लेन से बाहर ना आ जाए। यही है वो साइकोलॉजी। ये एक स्वाभाविक इंसानी फितरत है। तेज रफ्तार पर हम अपने आसपास एक सुरक्षित घेरा बनाकर चलना चाहते हैं। इंजीनियर्स इस बात को जानते हैं। वो जानते हैं कि मोड़ पर ड्राइवर को ज्यादा खुलापन और सुरक्षा का एहसास चाहिए। इसीलिए वो जानबूझकर सड़क को थोड़ा और चौड़ा बनाते हैं, ताकि ड्राइवरों को ये मनोवैज्ञानिक आराम मिल सके। ये वो अतिरिक्त जगह है जो शायद तकनीकी रूप से जरूरी न हो, पर ड्राइवर के आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। कमाल है, मतलब इंजीनियर सिर्फ लोहे और सीमेंट का हिसाब नहीं लगाते, वो हमारे मन में चल रहे डर का भी हिसाब लगाते हैं। ये तो इंजीनियरिंग से ज्यादा मनोविज्ञान का काम लग रहा है। यही तो सड़क डिजाइन का सबसे सुंदर पहलू है। इसके अलावा 2 छोटे कारण और भी हैं। एक तो मोड़ पर गाड़ी को बाहर की तरफ फेंकने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जिससे गाड़ी के फिसलने का खतरा रहता है। थोड़ी ज्यादा चौड़ाई ड्राइवर को गाड़ी संभालने की थोड़ी और मोहलत दे देती है। और दूसरा, मोड़ पर थोड़ी ज्यादा चौड़ाई से आगे का नजारा भी बेहतर दिखता है, जिसे हम विजिबिलिटी कहते हैं।
तो ये चौड़ाई कितनी होगी? इसका कोई गणित भी होता होगा या इंजीनियर अंदाजे से बना देते हैं? नए अंदाजे से तो कुछ भी नहीं होता। हर चीज की सटीक गणना होती है। और जैसा मैंने कहा, ये दो अलग-अलग तरह की चौड़ाई है, तो इनके कारण भी अलग है। जो मैकेनिकल चौड़ाई है, वो दो बातों पर निर्भर करती है। गाड़ी कितनी लंबी है, जिसे हम व्हील बेस कहते हैं, और मोड़ कितना तीखा है, यानी उसकी त्रिज्या या रेडियस कितना है। वहीं जो साइकोलॉजिकल चौड़ाई है, उसका लेना देना गाड़ी की रफ्तार से है। गाड़ी जितनी तेज चलेगी, ड्राइवर को सुरक्षित महसूस करने के लिए उतनी ही ज्यादा खुली जगह चाहिए होगी। ये सड़क कांग्रेस के कुछ नियम हैं। नियम कहता है कि अगर कोई सड़क सिंगल या टू लेन है और उसका मोड़ बहुत ज्यादा घुमावदार नहीं है, यानी उसकी त्रिज्या 300 मीटर से ज्यादा है, तो फिर ये अतिरिक्त चौड़ाई नहीं दी जाती। क्योंकि इतनी बड़ी त्रिज्या पर जब गणना की जाती है, तो चौड़ाई की मात्रा इतनी कम निकलती है कि उसे बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये अतिरिक्त चौड़ाई सड़क पर डाली कैसे जाती है? मेरा मतलब, सीधी सड़क चल रही है और फिर अचानक से एक चौड़ाई हिस्सा आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता होगा? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। अगर ऐसा अचानक किया जाए, तो सड़क पर एक अजीब सा कोना बन जाएगा और गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगी। नहीं, ये चौड़ाई बहुत धीरे धीरे एक लय के साथ बढ़ाई जाती है। और ये काम जिस हिस्से में होता है, उसे ही ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन इसे लागू करने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, मैदानी इलाकों में जहां सड़क सपाट होती है, वहां ये अतिरिक्त चौड़ाई सड़क के दोनों तरफ बराबर बराबर बांट दी जाती है। मान लीजिए 1 मीटर की अतिरिक्त चौड़ाई देनी है, तो आधा मीटर अंदर की तरफ और आधा मीटर बाहर की तरफ बढ़ा दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई लेकिन है। पहाड़ी इलाकों में कुछ अलग होता है क्या? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहाड़ी सड़कों पर नियम बदल जाता है। वहां पूरी की पूरी अतिरिक्त चौड़ाई सिर्फ मोड़ के अंदर की तरफ दी जाती है, बाहर की तरफ 1 इंच भी नहीं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? शायद क्योंकि पहाड़ों में ड्राइवर की कोशिश रहती है कि वो गाड़ी को पहाड़ की तरफ, मतलब मोड़ के अंदर की तरफ रखकर चलाएं, खाई की तरफ से दूर। ये भी एक तरह का डर ही है। एकदम सटीक। पहाड़ी मोड़ पर एक तरफ पहाड़ होता है और दूसरी तरफ गहरी खाई। हर ड्राइवर का अवचेतन मन उसे खाई से दूर रहने को कहता है। वो स्वाभाविक रूप से गाड़ी को अंदर की तरफ सटाकर चलाता है। इंजीनियर इस व्यवहार को जानते हैं, इसलिए वो सारी अतिरिक्त जगह वहीं देते हैं जहां ड्राइवर को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है ना कमाल की बात? वाकई कमाल है। ये को समझ आ गया कि सड़क को चौड़ा क्यों और कितना करते हैं। लेकिन अब मेरे दिमाग में वो शब्द घूम रहा है जिसका जिक्र आपने किया, ट्रांजिशन कर्व। ये वो हिस्सा है जहां ये सारी चौड़ाई धीरे धीरे दी जाती है। चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। ये है क्या चीज? ट्रांजिशन कर्व को आप सीधी सड़क और घुमावदार मोड़ के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। एक शांति दूत जो दो अलग-अलग दुनियाओं को मिलाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये समझने के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझना होगा। वही फोर्स जो हमें मोड़ पर बाहर की तरफ धकेलती है। जी हाँ, अब सोचिए, एक सीधी सड़क की कोई गोलाई नहीं होती। गणित की भाषा में कहें तो उसकी त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 होती है। वहीं एक मोड़ की एक निश्चित त्रिज्या होती है, मान लीजिए 200 मीटर। जैसे ही कोई गाड़ी सीधी सड़क से सीधे इस मोड़ में घुसेगी, उस पर अचानक से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक जोरदार हमला होगा। यात्रियों को एक बहुत तेज झटका, एक जर्क महसूस होगा। ये वैसा ही है जैसे कोई आपको बिना बताए अचानक से धक्का दे दे। और ये झटका बहुत असहज और खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। इसी झटके को खत्म करने के लिए ट्रांजिशन कर्व बनाया जाता है। ये सड़क का वो जादुई हिस्सा है जिसकी त्रिज्या अनंत से शुरू होती है और धीरे धीरे बहुत आराम से कम होती जाती है, जब तक कि वो मुख्य मोड़ की त्रिज्या के बराबर न हो जाए। इसका नतीजा ये होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और यात्रियों को पता भी नहीं चलता। सफर आरामदायक और सुरक्षित बना रहता है। तो इसका मुख्य काम झटका खत्म करना है या इसके और भी कोई मकसद है? इसके कुल 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो यही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को धीरे धीरे लागू करना ताकि आराम बना रहे। दूसरा उद्देश्य है सुपर एलिवेशन को धीरे धीरे देना। सुपर एलिवेशन, ये क्या होता है? आपने रेसिंग ट्रैक देखे हैं? मोड़ पर वो एक तरफ से उठे हुए होते हैं, यानी झुके हुए। सड़क को भी मोड़ पर बाहर की तरफ से थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है। इसी झुकाव को सुपर एलिवेशन या बैंकिंग कहते हैं।
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने में मदद करता है। अब ये झुकाव भी अचानक तो नहीं दिया जा सकता। ट्रांजिशन कर्व ही वो जगह है जहां सड़क धीरे धीरे झुकना शुरू करती है। समझ गया। और तीसरा उद्देश्य? तीसरा उद्देश्य वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई को धीरे धीरे और समान रूप से लागू करना। और चौथा उद्देश्य है सड़क की दिखावट को सुंदर बनाना। एक सीधी सड़क जब अचानक एक गोल मोड़ से मिलती है तो वो देखने में अजीब लगती है। ट्रांजिशन कर्व उस जोड़ को एक प्राकृतिक और सुंदर गोलाई देता है। क्या इसका कोई आदर्श आकार भी होता है जो इन सभी कामों को सबसे अच्छे तरीके से करे? हाँ, आदर्श ट्रांजिशन कर्व का आकार स्पाइरल माना जाता है। स्पाइरल की खासियत ये होती है कि उसकी गोलाई एक स्थिर दर से बदलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी उस पर चलती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बढ़ने की दर भी बिल्कुल स्थिर रहती है, जिससे किसी भी तरह का झटका महसूस होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ये सबसे आरामदायक और सुरक्षित डिजाइन है। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर इंजीनियर ये कैसे तय करते हैं कि ये ट्रांजिशन कर्व, ये पुल कितना लंबा होना चाहिए? 50 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर? इसका फैसला करने के लिए एक ट्रिपल चेक सिस्टम बनाया गया है, यानी इसकी लंबाई 3 अलग अलग मानदंडों के आधार पर निकाली जाती है और फिर उन तीनों में से जो भी मान सबसे ज्यादा आता है उसे ही अपनाया जाता है। 3 अलग-अलग तरीके, कोई एक तरीका काफी नहीं है? काफी नहीं है, क्योंकि तीनों तरीके सुरक्षा और आराम के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। ये एक तरह से सेफ्टी के 3 लेवल्स है। पहला मानदंड यात्री के आराम पर आधारित है। ये इस बात की गणना करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बदलने की दर कितनी होनी चाहिए कि इंसान के शरीर को कोई असुविधा महसूस न हो। ये पूरी तरह से ह्यूमन कंफर्ट पर केंद्रित है। ठीक है, ये तो हुआ पहला चेक। दूसरा क्या है? दूसरा मानदंड सुपर एलिवेशन यानी सड़क के झुकाव को लागू करने की दर पर आधारित है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इलाका कैसा है। जैसे मैदानी और समतल इलाकों के लिए ये दर 1.150 रखी जाती है। इसका मतलब है कि हर 150 मीटर की लंबाई पर सड़क 1 मीटर ऊपर उठेगी। अगर इससे तेज दर से सड़क को उठाया गया तो वो बहुत खड़ी ढलान जैसी लगेगी। तो ये मानदंड जमीनी हकीकत और बनावट की व्यवहारिकता को देखता है। और तीसरा और आखिरी चेक? तीसरा मानदंड भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा दिए गए सीधे सीधे फॉर्मूले पर आधारित है, जो सालों के अनुभव और रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। ये फॉर्मूले गाड़ी की गति और मोड़ की त्रिज्या को ध्यान में रखकर एक न्यूनतम लंबाई बताते हैं। जैसे मैदानी इलाकों के लिए एक अलग फॉर्मूला है और पहाड़ी इलाकों के लिए एक अलग। ये एक तरह से कानूनी या रेगुलेटरी मानक है। तो हमारे पास 3 लंबाइयां आ गईं, एक आराम के हिसाब से, दूसरी जमीन पर बनाने के हिसाब से और तीसरी सरकारी नियमों के हिसाब से। और आप कह रही हैं कि इंजीनियर इन तीनों में से सबसे लंबी वाली दूरी को चुनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सुरक्षा सबसे ऊपर है। हो सकता है आराम के हिसाब से 50 मीटर काफ़ी हो और नियमों के हिसाब से 60 मीटर, लेकिन हो सकता है कि सुपर एलिवेशन को आराम से देने के लिए 80 मीटर की लंबाई चाहिए हो, तो इंजीनियर 80 मीटर ही चुनेंगे। वो हमेशा सबसे सुरक्षित विकल्प को अपनाते हैं ताकि आराम, व्यवहारिकता और नियम तीनों मानक पूरे हो जाएं। ये सुनिश्चित करता है कि सड़क हर हाल में सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर अगली बार जब मैं किसी हाईवे के मोड़ पर गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे ये सब याद आएगा। सड़क की वो जो थोड़ी सी अतिरिक्त चौड़ाई है वो सिर्फ खाली जगह नहीं है, वो मेरी गाड़ी की बनावट और मेरे मन के डर को ध्यान में रखकर की गई एक सोची समझी गणना है। और मोड़ में घुसने का वो जो आरामदायक एहसास है वो ट्रांजिशन कर्व नाम के एक अदृश्य पुल की वजह से है, जो मुझे झटकों से बचाने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। अगली बार जब आप ड्राइव करें तो इसे सिर्फ जानने की नहीं बल्कि महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। मोड़ आने से पहले महसूस कीजिए कि सड़क कैसे धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। ध्यान दीजिए कि आपकी गाड़ी कैसे एक तरफ हल्की सी झुक रही है, यानी सुपर एलिवेशन पर चढ़ रही है। महसूस कीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे अचानक लगने के बजाय धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये फिजिक्स और इंसानी व्यवहार के बीच एक खूबसूरत बातचीत है जो आपके पहियों के नीचे हो रही है। और इस बातचीत को सुनने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने आज बात की कि कैसे सड़कों का डिजाइन हमारी साइकोलॉजी और हमारे अनजाने डर को ध्यान में रखकर किया जाता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी इमारतों में, शहरों की गलियों में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अवचेतन व्यवहार को चुपचाप नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई हैं और हमें उसका एहसास तक नहीं होता।
इस पर सोचिएगा।